आप और मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। जापान में फिर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। 6.5 की तीव्रता से कांपी धरती। भूकंप के झटके से लोग डर कर भागते नजर आए। तो अभी हाल ही में एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए थे और एक बार फिर से 6.5 की तीव्रता से धरती कांपी है। हालांकि आफ्टर इफेक्ट भी हो सकता है और ये तस्वीरें सामने आई है किस तरीके से अब घर के अंदर रखा सामान हिलता हुआ नजर आया है, लैंप हिल रहा है, लोग डरते और घबराते हुए अपने घर से बाहर निकले हैं। हालांकि वहां की प्रशासन की तरफ से एक बार फिर से अलर्ट जारी किया गया है। हाल ही में एक बार फिर से भूकंप के जो झटके महसूस किए गए थे उसके बाद सुनामी को लेकर अलर्ट जारी किया गया था और ये तस्वीरें जो एक बार फिर से जापान की धरती को कपा दिया है। तो जापान में फिर से भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायल के पीएम से बात की है। नेतन्याहू ने पीएम मोदी को कॉल किया और फोन पर ये दोनों मंत्रियों के बीच बातचीत हुई है। दोनों नेताओं ने आतंकवाद की निंदा की है, पश्चिमी एशिया के हालात पर भी बात की है और रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर भी बात हुई। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर का समय बढ़ाया गया। एसआईआर की प्रक्रिया 14 फरवरी तक के लिए बढ़ा दी गई है। 14 फरवरी 2026 को जारी होगी पहली लिस्ट। हालांकि इसकी मांग जो है लंबे वक्त से पश्चिम बंगाल में उठाई जा रही थी और ऐसे में अब 14 फरवरी 2026 को जारी होगी पहली लिस्ट। हालांकि अब एसआईआर को लेकर डेटशीट को आगे बढ़ा दिया गया। खबर दिल्ली से है। उत्तर प्रदेश एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। दिल्ली से एसटीएफ ने अफसर अहमद को गिरफ्तार किया है। माफिया अशरफ का सहयोगी था अफसर अहमद। अफसर अहमद पर 50,000 रुपए का इनाम पहले घोषित था। लंबे वक्त से अफसर अहमद फरार चल रहा था और ऐसे में ये बड़ी कामयाबी एसटीएफ को मिली है। 50,000 का इनाम घोषित था और अलग अलग जगहों पर लगातार दबिश दी जा रही थी और इसी बीच ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है जहां अफसर की गिरफ्तारी हो चुकी है, पूछताछ लगातार हो रही है। तो इस बीच दिल्ली एसटीएफ को ये बड़ी सफलता मिली। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक पुलिसकर्मी की गुंडागर्दी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि घटना कल्याणपुर थाना क्षेत्र के पनकी रोड चौकी की बताई जा रही है, जहां पर वाहन चेकिंग के दौरान एक दरोगा ने मोबाइल फोन से वीडियो बना रहे एक युवक को बीच सड़क पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। आपको बता दें कि ये जो वायरल वीडियो है उसमें आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिसकर्मी सड़क पर खड़े होकर वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। तभी इसी दौरान एक युवक अपने मोबाइल फोन से चेकिंग की रिकॉर्डिंग करने लगा। युवक की हरकत से नाराज दरोगा पहले युवक के पास पहुंचा और उससे मोबाइल छीनने की कोशिश की। जब युवक ने फोन देने से इनकार किया तो पहले तो साथी पुलिसकर्मी ने उसे घेर लिया और फिर दरोगा ने गुस्से में आकर युवक के गाल पर तेज थप्पड़ मार दिया। वीडियो में युवक बार बार कहता सुनाई दे रहा है, सर मैं तो सिर्फ वीडियो बना रहा हूं, क्या गलत किया मैंने। तो वही अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा का विषय बना हुआ है और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस युवक को थप्पड़ जड़ा गया। अब देखने वाली बात यही होगी कि इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। आईसीसी वनडे बैटिंग रैंकिंग में एक बार फिर से टीम इंडिया के हिटमैन रोहित शर्मा और विराट कोहली का जलवा बरकरार है। आईसीसी के वनडे बैटिंग रैंकिंग में भारतीय टीम के पूर्व कैप्टन रोहित शर्मा नंबर 1 पर अब भी बरकरार हैं। तो वही साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 मैचों में लगातार शानदार 2 शतक और 1 अर्धशतक लगाने वाले विराट कोहली यहाँ पर ताज़ा रैंकिंग में दूसरे स्थान पर हैं। आपको बता दें कि जो पिछले हफ्ते रैंकिंग जारी की गई थी उसमें विराट कोहली 4th नंबर पे थे, लेकिन अब ये 2nd नंबर पर आ चुके हैं और आईसीसी ने ये वीकली रैंकिंग बुधवार को जारी की है। विराट कोहली साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज में 302 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए थे, जिसका नतीजा ये रहा कि विराट ने वनडे बैटिंग रैंकिंग में 2 स्थान की बढ़त हासिल कर ली है। अब रोहित उनसे सिर्फ 8 रेटिंग पॉइंट आगे हैं। आपको बता दें कि भारत अब अगला वनडे टूर्नामेंट न्यूजीलैंड के खिलाफ 11 जनवरी से खेलने जा रहा है। ये भी बता दें कि रोहित और विराट सिर्फ वनडे मैच ही खेलते हैं। वही आईसीसी की ताज़ा रैंकिंग में न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल और अफगानिस्तान के इब्राहिम जदरान को एक स्थान का नुकसान हुआ है। दोनों खिलाड़ी तीसरे और चौथे स्थान पर फिलहाल काबिज हैं।
खबर दिल्ली से है। दिल्ली के दक्षिण पश्चिम जिले के द्वारका क्षेत्र में एक निर्माणाधीन मकान गिरने से दर्दनाक हादसा हो गया है। भारत विहार डी ब्लॉक में चल रहे 4 मंजिला मकान के निर्माण कार्य के दौरान 40 वर्षीय एक महिला मजदूर ऊपरी मंजिल से सीधे नीचे सड़क पर आ गिरी और इसी दौरान वहां से गुजर रहे तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आकर महिला के साथ साथ उसका करीब 3 साल का मासूम बच्चा भी कुचल गया। हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। तो वही प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है कि मृतका महिला निर्माण सामग्री को भूतल से दूसरी मंजिल तक ले जाने वाली अस्थायी लिफ्ट नुमा मशीन पर काम कर रही थी। तभी अचानक मशीन असंतुलित हो गई और महिला का पैर फिसल गया और वो सीधे 25 से 30 फीट ऊंचाई से नीचे सड़क पर गिर गई। महिला के साथ साथ उसका 3 साल का बच्चा जो कि नीचे खेल रहा था वो वाहन की चपेट में आ गया। फिलहाल मृतकों की पहचान अभी तक पुलिस ने सार्वजनिक नहीं की है, लेकिन स्थानीय लोगों के अनुसार वो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के रहने वाली थी और पति के साथ मजदूरी करती थी। यहाँ पे आज हुआ ऐसा है कि वो ऊपर ग्रिल पकड़ने वाली थी ना, जो मशीन होती है ऊपर नीचे ले जाने वाली, वो पकड़ नहीं पाई, वो स्लिप खा के नीचे गिरी। नीचे गाड़ी आ रही थी, गाड़ी पे गिरी, उसके बाद नीचे गिरी। ये कहाँ का है मामला? ये भरत विहार डी ब्लॉक गली नंबर 2 पे। इसमें कितने लोगों की मौत हुई है? यहाँ बच्चा है एक छोटा सा 2-2.5 साल का और एक लेडीज है वही 40-45 साल की, इतना ही मौत होगी। दोनों की मौत होगी। ये मजदूर थे क्या? मजदूरी थे, वो मजदूरी लेबरी गिरी करते थे। अब बात संसद के शीतकालीन सत्र का। संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जर्मनी की यात्रा पर जा रहे हैं और इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्हें पर्यटन वाला नेता कहा। साथ ही उन पर लगातार विदेश यात्राओं के कारण अपने कर्तव्य की अनदेखी करने का भी आरोप लगाया। राहुल की छुट्टी पर बीजेपी की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। तो वही कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा का हवाला देते हुए पलटवार किया। राहुल गांधी 15 से 20 दिसंबर तक बर्लिन में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। मौजूदा शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। कैसे राहुल की छुट्टी पर सियासी घमासान मचा है, रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। राहुल गांधी एक बार फिर से विदेश दौरे पर जा रहे हैं। राहुल संसद सत्र के बीच जर्मनी जाएंगे और हमेशा की तरह इस बार भी इसी बात को लेकर सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी जहां उनके दौरे की टाइमिंग और बयानों पर सवाल उठा रही है, वहीं कांग्रेस इसे एलओपी का हक बता रही है। लेकिन बीजेपी ने इस बार तंज कसा कि एक बार फिर हमारे एलओपी संसद सत्र के बीच अवकाश पर निकल रहे हैं। 15 तारीख से वो फिर पार्लियामेंट में नहीं दिखेंगे। वैसे भी वो कम ही संसद में दिखते हैं। हर महत्वपूर्ण समय पर गायब होने की उनकी एक आदत सी बन गई है। उनके लिए एलओपी मतलब लीडर ऑफ पर्यटन है। बीच सत्र में, पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है, फिर से जो है अवकाश पर निकल रहे हैं। 15 तारीख से जो है वो पार्लियामेंट में नहीं दिखेंगे। वैसे भी कम दिखते हैं। वंदे मातरम के महत्वपूर्ण चर्चा पे भी नहीं थे। जब वक्त अमेंडमेंट एक्ट पर चर्चा हो रही थी उस दिन भी वो नहीं थे। लेकिन ये पूरा जो एक आदत सी उनकी बन गई है कि हर महत्वपूर्ण समय पर, हर महत्वपूर्ण क्षण पर गायब होने की, इसमें कई सवाल उठते हैं। राहुल गांधी विदेश यात्रा जर्मनी जा रहे हैं 15 तारीख को। राहुल गांधी जी को देश के लोगों से क्या लेने देना? वो राजकुमार हैं, उनको घूमने फिरने से फुर्सत नहीं। इधर कांग्रेस ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है और प्रियंका गांधी ने जवाब दिया कि पीएम भी आधे समय विदेश रहते हैं। Modi ji spent almost half his working time outside the country. Why are they raising questions on the leader of the opposition traveling? कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी भारत की लोकतांत्रिक परंपरा को मजबूत करने के लिए दुनिया भर में संवाद कर रहे हैं और बीजेपी बेवजह विवाद खड़ा कर रही है। संसद का सत्र महत्वपूर्ण चल रहा होता है और राहुल गांधी जो है विदेशी दौरे पे निकल जाते हैं। पर्यटन विभाग का ऐसा लगता है कि जिम्मेदारी राहुल गांधी संभाली हुई है। तो प्रधानमंत्री जी क्या करते हैं? कितने दौरे हैं प्रधानमंत्री जी के, वो भी गिन लें और उन दौरों से मिलता क्या है वो भी बता दें कि उन दौरों से हमें मिला क्या है, वो भी पता चल जाए ना। तो बताइए तो देश को, माय डियर फ्रेंड ने क्या दिया था आपको। कांग्रेस राहुल का बचाव कर रही है तो बीजेपी का दावा है कि भारत के प्रधानमंत्री का दौरा एक स्टेट विजिट होता है।
सरकार के पास पूरा रिकॉर्ड मौजूद रहता है। एक एक मिनट प्रधानमंत्री ने क्या किया, किससे मिले, क्या बात हुई, क्या एजेंडा था, लेकिन राहुल सब गुपचुप करते हैं, देश विरोधी लोगों से मिलते हैं। बीजेपी सवाल पूछ रही है कि राहुल के मिनट्स ऑफ मीटिंग सार्वजनिक क्यों नहीं होते। सरकार को, हमको राहुल गांधी की विदेश यात्रा से हमें कोई अंतर नहीं पड़ता है। अंतर पड़ता है तो कांग्रेस को पड़ता है। अब यहाँ से राहुल गांधी सदन छोड़ के जा रहे हैं। सदन कितना महत्वपूर्ण होता है, देश के नागरिकों की निगाहें सदन पर लगी होती हैं। इस महत्वपूर्ण सदन में जितनी महत्वपूर्ण चर्चाएं हो रही हों, वो सदन छोड़कर जाना, और यहाँ से जाकर के कल जाते ही नहीं है, वहाँ जाकर के देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं, इस तरह के बयान देते हैं जो देश के नागरिकों को ठेस पहुँचती है। तब मैं कहूँगा कि कांग्रेस भी अब राहुल गांधी जी को सही से गंभीरता से लेती नहीं है, और आने वाले समय में ये कांग्रेस का जो सफाया हो रहा है, राहुल गांधी जी अभी इसको और हंसी पहुँचाने का काम करें। मैं उनके दौरों की कोई खबर नहीं रखती हूँ, और ना ही मैं उनके बारे में कोई न्यूज़ पढ़ती हूँ, बिकॉज़ उनकी न्यूज़ हमेशा ही ऐसी बेकार ही होती हैं। तो उनके दौरों के बारे में मैं क्या कह सकती हूँ, लेकिन ये सबके लिए बहुत ही प्रत्यक्ष है कि क्यों उनकी जो पार्टी है वो सिंगल डिजिट पे आ गई है। और खैर इस तरह के किरदार पे, इस तरह के चरित्र पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती। सियासत के बीच असल सवाल यह है कि राहुल गांधी के विदेश दौरे वास्तव में राजनीतिक नुकसान कर रहे हैं या सिर्फ ये एक चुनावी नैरेटिव की लड़ाई है। फिलहाल इतना जरूर साफ है कि ये मुद्दा आने वाले दिनों में और गर्माएगा, क्योंकि जिस दिन एसआईआर को लेकर राहुल गांधी बीजेपी और चुनाव आयोग पर निशाना साध रहे थे, अब बीच चर्चा में विदेश जाने से वो खुद निशाने पर रहने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। अब बात एसआईआर पर होगी। एसआईआर पर सबसे बड़े सियासी जंग अब देखने को मिल रही है। संसद में आज एसआईआर पर जबरदस्त हंगामा हुआ। हंगामा तब बरपा जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विपक्ष के सवालों का जवाब दे रहे थे। इसी दौरान उन्होंने राहुल गांधी की वोट चोरी के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र भी किया, जिस पर राहुल गांधी ने अमित शाह को बहस की पूरी चुनौती दे डाली। राहुल गांधी ने कहा कि वोट चोरी के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह मुझसे ओपन डिबेट कर सकते हैं, जिस पर गृह मंत्री ने भी राहुल को करारा जवाब दिया। रिपोर्ट आप देखिए। एसआईआर पर मचे बवाल, विपक्ष के सवाल और वोट चोरी पर संसद में उबाल के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में विपक्ष के एक एक आरोपों का जवाब दिया। विपक्ष ने एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए तो संसद में अमित शाह ने बताया कि देश के लोकतंत्र की मजबूती के लिए एसआईआर क्यों जरूरी है। एक गहन पुनर्निरीक्षण है कि जिनकी मृत्यु हो गई उनके नाम कट जाए, जो 18 साल से बड़े हो गए उनके नाम जोड़ जाए, जो किसी भी प्रकार से 2 जगह मतदाता है उनके नाम कट जाए, और जो विदेशी नागरिक है उनको चुन चुन कर डिलीट किया जाए। ये गहन पूर्ण। और मैं आज इस मंच से आपके माध्यम से इस सदन को और देश की जनता को कहना चाहता हूं, क्या कोई भी देश का लोकतंत्र सुरक्षित रह सकता है जब देश का प्रधानमंत्री और राज्य का मुख्यमंत्री कौन हो वो घुसपैठ ये तय करेंगे? मान्यवर नहीं रह सकते। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर कई गंभीर आरोप लगाया कि एसआईआर को लेकर विपक्ष गुमराह कर रहा है, चुनाव आयोग पर अनर्गल आरोप लगा रहा है, विपक्ष संवैधानिक संस्था को बदनाम कर रहा है, वोट चोरी का फेक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश हो रही है। इस दौरान शाह ने एसआईआर पर राहुल गांधी की 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र कर दावा किया कि वो राहुल के सभी आरोपों का जवाब देंगे, लेकिन तभी लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी उठे और केंद्रीय गृह मंत्री को बहस की सीधी चुनौती दे दी। Actually, let us have a debate on my press conference. Yes. Let us go. Yes. Let us have very good idea. Let us have a debate on my press conference. Okay. Amit Shah ji, I challenge you. I challenge you to have a debate on the 3 press conferences. उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में दोनों चुनाव में वोट कैसे दे? प्लीज ये भी जवाब दे दीजिए। माननीय गृह मंत्री जी। मान्यवर, पहली बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं
मैं 30 साल से विधानसभा और संसद में जनप्रतिनिधि के रूप में चुनकर आता हूं। मुझे लंबा अनुभव है संसदीय प्रणाली का। विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे यहां बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद। मान्यवर, उनको धैर्य रखना चाहिए। उनको धैर्य रखना चाहिए मेरा जवाब सुनने का। इनकी एक एक बात का जवाब मैं दूंगा, मगर मेरे भाषण का क्रम वो तय नहीं कर सकते, मैं करूंगा क्योंकि मैं बोल रहा हूं। संसद में एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बीच तीखी बहस हुई। इसके बाद अमित शाह ने राहुल गांधी के खिलाफ हथियार की धार और तेज कर दी। राहुल ने वोट चोरी के मुद्दे पर बहस की चुनौती दी तो लोकसभा में अमित शाह ने बता दिया कि वोट चोरी किसे कहते हैं। 3 वोट चोरी की घटनाएं बताना चाहता हूं। सबसे पहली घटना हुई आजादी के बाद देश का प्रधानमंत्री तय करना था। तय कौन करना था? तो उस वक्त के जितने प्रांत थे इसके कांग्रेस के अध्यक्षों ने, उनके एक एक वोट से तय होना था। अब 28 वोट श्री सरदार पटेल को मिले और 2 वोट जवाहरलाल नेहरू जी को मिले। और साहब प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी बने। वोट चोरी पर विपक्ष को जवाब देते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने घुसपैठ का भी मुद्दा उठाया। अमित शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष घुसपैठियों को संरक्षण दे रहा है। अमित शाह के इस आरोप पर विपक्ष ने सदन में हंगामा कर दिया। कांग्रेस के सांसदों ने शाह के जवाब के दौरान सदन से वॉकआउट कर दिया। दिनों से देश के सामने में झूठ फैला करके इन्होंने गुमराह करके चर्चा बोला। आज गृह मंत्री जी एक बात का जवाब दे रहे हैं, ये भाग गए, डर गए, सुन भी नहीं सकते ये। इस बीच अमित शाह ने फिर कहा, एक भी घुसपैठिए को छोड़ेंगे नहीं, एक एक घुसपैठियों को डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट करेंगे। ये 200 बार भी बहसकार करेंगे, एक भी अवैध घुसपैठियों को इस देश में हम वोट नहीं देंगे। ये हमारे एनडीए का पॉलिसी है मान्यवर। डिटेक्ट मतलब ढूंढो, डिलीट करो, मतदाता सूची में नाम काटो और उनको डिपोर्ट करो। हम संवैधानिक प्रक्रिया कर डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट ये पूरा करेंगे। घुसपैठ, वोट चोरी और एसआईआर पर संसद में उबाल को लेकर अब सवाल है कि जिस मुद्दे को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर वार कर रहा था, उस पर जवाब आया तो सदन से वॉकआउट क्यों? विपक्ष ने अमित शाह की पूरी बातें क्यों नहीं सुनी? और सवाल ये भी कि एसआईआर पर सदन में बवाल थमेगा या और बढ़ेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। गृहमंत्री अमित शाह ने ऐलान किया है कि हर घुसपैठियों को डिटेक और डिलीट और डिपोर्ट करेंगे और उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों के खिलाफ अभियान भी शुरू हो गया। उत्तर प्रदेश के हर जिले में घुसपैठियों की पहचान के लिए सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। झुग्गी झोपड़ियों में संदिग्धों की पहचान हो रही है, डिटेंशन सेंटर तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष सरकार के इस एक्शन पर सवाल खड़े कर रहा है। आखिर क्यों? रिपोर्ट देखिए। यूपी में घुसपैठियों के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू हुआ। रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठियों पर स्ट्राइक का प्लान तैयार हो गया। घुसपैठियों की पहचान के लिए पूरे प्रदेश में सत्यापन अभियान चलाया गया। ऑपरेशन टॉर्च जलाकर घुसपैठियों की पहचान होने लगी। साथ ही घुसपैठियों को दबोचकर डिटेंशन सेंटर में रखने का खाका बनने लगा। यूपी के सभी मंडलों में डिटेंशन सेंटर तैयार किए जा रहे हैं। गोरखपुर में अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनकर तैयार हो गया है। गोरखपुर में 3 मंजिला बिल्डिंग में डिटेंशन सेंटर बनाया गया है, जहां 50 लोगों के रहने की पूरी व्यवस्था की गई है। 30 पुरुषों के लिए और 20 महिलाओं के लिए दर्जनों बेड की व्यवस्था है। डिटेंशन सेंटर में आग से बचाव के लिए अग्निशमन यंत्र ऊपर से नीचे तक लगाए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में सारा परिसर होगा। तीनों फ्लोर कैमरे से लैस हैं।
गेट पर गार्ड भी तैनात रहेंगे। डिटेंशन सेंटर में घुसपैठियों का पूरा ब्यौरा भी रखा जाएगा। सेंटर में कई स्तर पर सुरक्षा घेरा बनाए जाने के साथ ही वहां आने जाने वालों की निगरानी के लिए अत्याधुनिक सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। बताया जा रहा है कि डिटेंशन सेंटर में रखे जाने वाले घुसपैठियों की बायोमेट्रिक प्रोफाइल भी तैयार की जाएगी। उनकी अंगुलियों के निशान, आइरिस, चेहरे की बनावट के साथ ही पहचान से जुड़ी जानकारी को सुरक्षित किया जाएगा। कोई घुसपैठिया एक बार खदेड़े जाने के बाद दोबारा ना घुस सके, इसे ध्यान में रखकर पुलिस प्रशासन अपनी तैयारी कर रहा है। बायोमेट्रिक प्रोफाइल होने से उनकी भविष्य में आसानी से पहचान की जा सकेगी। संदिग्धों की सूची दूसरे राज्यों के पुलिस के साथ भी साझा की जाएगी। सरकार से निर्देश मिलने के बाद जांच एजेंसियां हर संदिग्ध की पड़ताल कर रही हैं। सूबे में हर झुग्गी झोपड़ियों पर नजर रखी जा रही है। इस बीच दावा किया गया है कि सिर्फ लखनऊ में ही 50,000 घुसपैठियों की पहचान कर ली गई है। लगभग 50,000 से के करीब घुसपैठिए हमारे लखनऊ महानगर की सीमा में हम लोग सस्पेक्ट कर चुके हैं, हम लोग चिन्हित कर चुके हैं। और कौन कौन झुग्गियों में ऐसे सस्पेक्ट हैं, कौन कौन कहां पर रह रहा है, इसकी झुग्गी झोपड़ियों की भी लिस्ट हमारे पास है। उसको भी हम समय आने पर प्रशासन को सौंपेंगे, जिससे प्रशासन अपनी कार्रवाई आगे बढ़ा सके। और मैं जानता हूं कि जिस प्रकार से लखनऊ महानगर में जो अवैध घुसपैठिए घुसे हुए हैं और उनका जो यहाँ पर कार्य है वह भी जो है सब लोगों की जानकारी में है, क्या करते हैं वो, तो निश्चित तौर पर ऐसे लोगों को बाहर जाना होगा। इस दावे के बीच यूपी के 17 नगर निकायों में डिटेंशन सेंटर बनाने की तैयारी हो गई है। घुसपैठियों की संख्या अधिक होने पर एक नगर निकाय में एक से अधिक सेंटर भी स्थापित किए जा सकते हैं। लेकिन घुसपैठियों की धरपकड़ के लिए अभियान तेज हुआ तो सियासी तपिश भी बढ़ना लाजमी थी। नहीं है, अगर घुसपैठी है तो उन्हें सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर घुसपैठी 11 साल के बाद ढूंढ रहे हो आप, तभी मैंने कहा ये एसआईआर नहीं है, एनआरसी है। एसआईआर के बहाने एनआरसी कर रहे हैं। अभी उनको निकाल रहे हैं, बाद में हमें पीडीए वालों को निकाल देंगे। पीडीए वाले भी याद रखें, जब वोट नहीं बनेगा तो आपका राशन कार्ड गया, फिर आरक्षण छीन लेंगे। यूपी में घुसपैठियों के खिलाफ चले अभियान पर घमासान छिड़ गया। विपक्ष सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करने लगा। लेकिन सवाल ये है कि अगर घुसपैठियों की पहचान हो रही है, घुसपैठियों को बाहर करने का प्लान तैयार हो रहा है, तो इससे विपक्ष को दिक्कत क्या हो रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। छत्तीसगढ़ पुलिस की डीएसपी कल्पना वर्मा पर कारोबारी दीपक टंडन और उनकी पत्नी बरखा टंडन ने लव ट्रैप और ब्लैकमेलिंग के आरोप लगाए। आरोप है कि 4 सालों तक दीपक टंडन और डीएसपी कल्पना वर्मा में नजदीकियां रही। इस दौरान डीएसपी पैसों की मांग करती रही और प्रेम प्रसंग में पड़े दीपक ने लगभग 2.5 करोड़ रुपए डीएसपी कल्पना पर लुटा दिए। अब जब दीपक को एहसास हुआ कि डीएसपी कल्पना सिर्फ उसका इस्तेमाल कर उसके पैसों पर ऐश कर रही हैं, तो दीपक ने पैसा वापस मांगने की कोशिश की। आरोप है कि इस पर डीएसपी मैडम ने फर्जी केस में फंसाकर जेल भेजने की धमकी दे डाली। क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट दिखाते हैं। डीएसपी कल्पना वर्मा पर लगा लव ट्रैप का आरोप। छत्तीसगढ़ की डीएसपी पर करोड़ों की ठगी का आरोप। महिला डीएसपी के प्यार में फंसा रायपुर का कारोबारी। पीड़ित बोला करोड़ों की महंगी कार, ज्वेलरी ली, फिर ब्लैकमेल का खेल। कारोबारी डीएसपी के चैट के स्क्रीनशॉट वायरल। यह हैं छत्तीसगढ़ पुलिस की डिप्टी एसपी कल्पना वर्मा, जो दंतेवाड़ा में पोस्टेड हैं। इन पर प्यार, धोखा और ब्लैकमेलिंग के आरोप लगे हैं। रायपुर के होटल कारोबारी दीपक टंडन ने डीएसपी कल्पना वर्मा पर रिश्वत, ब्लैकमेलिंग और धोखाधड़ी जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। कारोबारी टंडन का दावा है कि डिप्टी एसपी ने पहले उन्हें लव ट्रैप में फंसाया, फिर शादी का झांसा देकर उनसे करोड़ों रुपए और महंगी गाड़ियां लेकर ब्लैकमेल करने लगी। व्यापारी दीपक टंडन और उनकी पत्नी बरखा की शादी साल 2011 में हुई थी। अब दोनों ही ये दावा कर रहे हैं कि दीपक और डिप्टी एसपी कल्पना के 4 साल के संबंध के दौरान 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम ली गई। कई बार और पैसों का दबाव भी बनाया गया।
दीपक टंडन ने दावा किया कि साल 2021 में उनकी मुलाकात डिप्टी एसपी कल्पना से हुई और गुजरते वक्त के साथ संबंध गहराते गए। आरोप है कि इस रिश्ते के दौरान लगातार पैसों की मांग की जाती रही। वो अब तक 2 करोड़ से ज्यादा की रकम डिप्टी एसपी को दे चुके हैं। 12 लाख की डायमंड की रिंग दी, 5 लाख की गोल्ड चेन और टॉप्स दिए, 1 लाख रुपए का ब्रेसलेट दिया। कारोबारी का कहना है कि पैसों का दबाव इस स्तर तक पहुंच गया कि एटमॉस्फेरिया होटल को डीएसपी के भाई के नाम रजिस्टर करा दिया गया। बाद में कल्पना ने 30 लाख रुपए लगाकर इसे अपने नाम कर लिया। आरोप है कि दीपक की पत्नी बरखा के नाम पर मौजूद 22 लाख रुपए की कार भी कल्पना वर्मा ने अपने कब्जे में ले ली। दीपक टंडन का दावा है कि रिश्ते बिगड़ने के बाद डीएसपी कल्पना वर्मा उन्हें ब्लैकमेल करने लगी। कारोबारी पति पत्नी का कहना है कि व्हाट्सएप चैट के सबूत सहित थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। इन चैट्स में दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई है। कारोबारी दीपक टंडन इस चैट में लिखते हैं, मेरे आप हो, पैसा नहीं जी, आपकी तकलीफ देख नहीं पाता हूं। जिसके जवाब में डिप्टी एसपी मैडम कहती हैं, तो कर दो ना हेल्प, अभी डबल रिटर्न करूंगी, प्रॉमिस। जिसके जवाब में कारोबारी दीपक टंडन कहते हैं, नहीं यार, आपसे कभी नहीं लूंगा, सिर्फ दूंगा यार आपको। हालांकि इन चैट्स की जांच अभी बाकी है। वहीं डिप्टी एसपी कल्पना वर्मा का कहना है कि ये सारे आरोप झूठे हैं, ये मुझे बदनाम करने की साजिश है, मैं किसी भी जांच को तैयार हूं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतने ठोस दस्तावेज और डिजिटल सबूतों के बाद भी डिप्टी एसपी कल्पना वर्मा पर न तो जांच बिठाई गई और न ही उनका सस्पेंशन हुआ। आखिर क्यों? ये खुलासा होना बेहद जरूरी है कि क्या डिप्टी एसपी कल्पना वर्मा ने महंगे उपहार लेने के लिए सरकार या अपने विभाग से अनुमति ली थी? प्रदेश के डीजीपी को खुद सामने आकर बताना चाहिए। चर्चा तो ये भी है कि दीपक टंडन कोई पहला पीड़ित नहीं है। डिप्टी एसपी कल्पना वर्मा के हुस्न के जाल में फंसाकर लूटे गए कई और नामों की भी लिस्ट है। यहाँ तक कहा जा रहा है कि कल्पना वर्मा का शिकार एक डीएफओ भी बना, जिसने 2021 में इस महिला के बहकावे में आकर अपनी पत्नी से तलाक तक ले लिया था। अब व्यापारी दीपक टंडन और उनकी पत्नी बरखा ने कल्पना की पोल खोल दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। 10 के दम में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज इंडिया।